नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बद्रीनाथ धाम। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा। केदारनाथ रोपवे और सड़क योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। माणा गांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किया गया शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का जताया आभार। सिंचाई और पेयजल की समस्या का होगा समाधान। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-2024 के लिए रबी फसलों का समर्थन मूल्य किया घोषित। 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा मूल्य। सभी फसलों के खरीद दामों में की गई बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में प्रस्तावित दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने आज बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। उन्होंने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री माणा गांव जाएंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले केदारनाथ में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसी दिन केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वे बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। रात बद्रीनाथ धाम में बिताने के बाद प्रधानमंत्री अगले दिन बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माणा गाँव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहां पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सुबह करीब 8:30 पर केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। करीब 9 बजे केदारनाथ धाम रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। सुबह करीब 9:15 बजे प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां करीब 11:30 पर बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 12 बजे वो रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 पर वे माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 2 सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी तक, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा ये परियोजनाएं रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में ही केदारनाथ रोपवे की घोषणा की थी, जिसे वे 21 अक्टूबर को धरातल पर उतारेंगे। ये रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। वहीं हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। ये रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। रोपवे को लगभग 2430 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इस अहम बुनियादी ढांचे का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। परियोजना के बजट के लिए अब इस परियोजना को वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। ये परियोजना नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर ऊपर गौला नदी पर 150.6 मीटर ऊंचाई वाला जमरानी बांध बनाया जाना है। इस परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही हल्द्वानी शहर को सालाना 42 MCM पेयजल और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान भी किया गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। अजय भट्ट ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जमरानी बांध परियोजना को लेकर वित्त पोषण की मंजूरी की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान भी उन्होंने इस योजना के निर्माण की मांग उठाई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-2024 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। 2018 की यूनियन बजट में इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीजन के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। अगर आप आज देखेंगे, गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 100% ज्यादा, 2 गुना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि 2 गुने से ज्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बार्ली का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज्यादा हैं। रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूं में 110 रुपया वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक और चमोली जिले में बागची बुग्याल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दोनों ट्रैक के लिए ट्रैकिंग दल को रवाना किया। टूर ऑपरेटरों को विभाग की ओर से प्रत्येक ट्रैकर को ट्रैक पर किए जाने वाले कुल खर्चे पर 2000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इस ट्रैक के माध्यम से विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन को केदारकांठा की भांति प्रचारित और प्रसारित करना है। पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक की शुरुआत कुमाऊं के काठ गोदाम से होगी, जो खाती, दव्याली, फुरकिये, 0 पॉइंट, खाती के बाद खरकिया से होते हुए काठ गोदाम में संपन्न होगा। जबकि बागची बुग्याल के ट्रैक की शुरुआत देहरादून के ऋषिकेश से होगी, जो घेश, देवली खेत से होते हुए बागची बुग्याल के बेस कैंप पहुंचेंगे, जहां से ट्रैकर्स धुलंब होते हुए बागची के टॉप हिमनी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान NIUA और शहरी विकास निदेशालय की ओर से सेप्टेज प्रबंधन पर स्टेट इवेंट ऑन सैनिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये कार्यक्रम सेप्टेज प्रबंधन के कार्यों को गति देने वाला है। उन्होंने सेप्टेज का निस्तारण करने की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले नगर निकायों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। सेप्टेज प्रोटोकॉल पर एडवाइजरी और स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान का विमोचन भी किया गया। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य में 103 शहरी स्थानीय निकाय हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 80% परिवार आज भी सेप्टिक टैंक, सोक पिट पर ही निर्भर हैं। इसके लिए सेप्टेज प्रबंधन के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जो राज्य की समस्त शहरी स्थानीय निकायों में लागू है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर तथा देवप्रयाग में कोल्ड ट्रीटमेंट सुविधा को शुरू कर दिया गया है। इससे न केवल इन शहरों बल्कि इनके आसपास के शहरों के सेप्टेज प्रबंधन में भी सुविधा होगी। राज्य का पहला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट रुद्रपुर में निर्माणाधीन है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सफाई को लेकर, और लगातार हमारा उत्तराखंड, हमारा राज्य उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी हमारे उत्तराखंड राज्य को 6 पहली बार पुरस्कार हमें मिले। और आज भी हमने जो इस कार्यशाला में हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें NIUA के माध्यम से शहरी विकास विभाग जो हमारा विभाग है, उनके साथ तो एक कोलैबोरेशन हुआ है, उसमें MOU साइन हुआ है। किस प्रकार से हम आगे और इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि गुणवत्ता युक्त कौशल विकास रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की रुचि के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि ITI के प्रशिक्षक अपने आसपास के स्कूलों का दौरा कर सप्ताह में एक प्रशिक्षण कक्षा का आयोजन भी करें। मुख्य सचिव ने राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार कोर्स अपडेट कर मॉडर्न तकनीकों का प्रयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों को भी नई तकनीक का प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। बच्चों को सीधे इंडस्ट्री में ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में नए और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए ITI लैब का आधुनिकीकरण किया जाना बेहद जरूरी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल GP सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान महानिदेशक ने NCC के क्रियाकलापों और गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है और उनमें NCC और सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा देखने लायक है। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा
कहा कि एनसीसी युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन, साहस की भावना और स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करने का काम करता है। सैन्य भूमि होने के नाते यहाँ के अधिकांश युवा एनसीसी और सेना में जाने के इच्छुक हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।